हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी मेंस पेपर थर्ड पार्ट ए में जीव विज्ञान के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम को। ये जीव विज्ञान का लेक्चर 7 है। इससे पहले केमिस्ट्री और जीव विज्ञान के जो लेक्चर हैं वो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। साथ ही एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 पार्ट बी के सारे लेक्चर अपलोड हैं, तो आप उन्हें भी देखें और अच्छा लगे तो उन्हें शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैव क्रियाएं के अंतर्गत आज हम देखेंगे पोषण की विधियाँ, पोषण किस प्रकार कितने प्रकार के होते हैं और मनुष्य में पोषण के किस तरह से, मनुष्य में पोषण की क्या विधियां हैं या मनुष्य में पोषण किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जैव प्रक्रम की। जैव प्रक्रम ये जैविक क्रियाएं क्या होती हैं। तो ऐसी क्रियाएं जिनमें कि कोई भी जीव या जंतु भोजन लेता है, उससे ऊर्जा प्राप्त करता है, साथ ही जो उससे बने हुए अपशिष्ट पदार्थ हैं उसे निष्कासित करता है, और ये एक तरह से जो वहाँ का वातावरण है उनमें उसे रहने के लिए वो सारी जो चीज़ें हैं वो उन्हें अनुकूलित करता है। और ये सभी प्रक्रियाएं को जब मिला देते हैं तो उसे हम जैविक क्रियाएं जैव प्रक्रम कहते हैं। तो वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई कि वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अनुरक्षण का मतलब हमारे शरीर को सुचारू ढंग से उस वातावरण पर अनुकूलित रूप से चलाने के लिए जिन प्रक्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है एक जीव को, वो क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। तो जैव प्रक्रम हम क्यों पढ़ते हैं या फिर हमें क्यों जरूरत पड़ी कि हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, तो उसके उद्देश्य क्या हैं। जैविक प्रक्रियाओं या जैव प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता को समझना, कि किस प्रकार से पोषण या ऊर्जा की आवश्यकता होती है एक जंतु या जीव के लिए या फिर दूसरे पदार्थों के लिए या पेड़ पौधों के लिए। प्रकाश संश्लेषण के चरणों को समझ पाएंगे इससे। जीवों में होने वाले विभिन्न प्रकार के विषम पोषी पोषण के तरीकों के बारे में समझ पाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट ये विषम पोषी पोषण जो होते हैं वो बहुत लोगों पे डिपेंडेंट होते हैं, तो इसको अपन समझ पाएंगे जब अपन जैव प्रक्रम को समझ पाएंगे। इसके अलावा मानव शरीर में होने वाले पोषण की प्रक्रिया के महत्व को समझ पाएंगे, साथ ही पोषण के दोषों विकारों पहचान कर सकेंगे और संतुलित आहार के महत्व को समझ पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप पोषण को समझ पाएंगे तो मनुष्य के आहार के बारे में आपको समझ में आएगा और उनकी कमियों के बारे में समझ में आएगा, जिसकी वजह से आप जो आहार संबंधी विकार हैं या पोषण संबंधी जितने भी विकार हैं उनके महत्व को आप समझ पाएंगे और उनके कमी करने के लिए, उन्हें दूर करने के लिए जितने भी पोषण की आवश्यकता होगी उस पर आप कार्य कर सकते हैं। श्वसन प्रक्रिया की आवश्यकता व चरणों को रेखांकित कर सकेंगे। पौधों और जंतुओं में होने वाले पदार्थों के अभिगमन के मूलभूत सिद्धांत को समझ पाएंगे। इसके अलावा मनुष्य में उत्सर्जन प्रक्रिया को समझ पाएंगे कि मनुष्य में पोषण क्या होता है और वो किस प्रकार से एक वातावरण में अनुकूलित होने के लिए अनुक्रिया दिखाता है। तो ये सभी क्या हुआ, पोषण जो अपन पढ़ रहे हैं जैविक प्रक्रिया या जैव प्रक्रम, उसके उद्देश्य हैं कि अपन क्यों पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम को। तो जैव प्रक्रम के जो प्रमुख घटक हैं वो 4 हैं। पहला है पोषण, दूसरा है श्वसन, वहन और उत्सर्जन। इन्हीं 4 चीज़ों से मिलकर जैव प्रक्रम बनता है और इन्हीं 4 चीज़ों पर अपन अध्ययन करेंगे अलग अलग से। जैसे पोषण क्या होता है, इसके अलावा श्वसन कैसे होता है, कितने प्रकार के होता है, वहन और उत्सर्जन। तो श्वसन, वहन और उत्सर्जन ये अपन बाद में पढ़ेंगे। आज सिर्फ पोषण पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के पोषण होते हैं और मनुष्य में पोषण की क्या विधियाँ होती हैं। पोषण क्या होता है, पोषण भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। जो अपन भोजन करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो किस लिए है, अपने शरीर को सुचारू रूप से रख सकें, अपने शरीर को चला सकें और उससे ऊर्जा प्राप्त करके कार्य कर सकें, इसलिए अपन क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। और यही है शरीर के द्वारा उसका अनुरक्षण, शरीर के अनुरक्षण के लिए जो अपन यूज करते हैं पोषण या भोजन जो ग्रहण करते हैं अपन, उसको ही क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूह में बांटा जाता है, एक होता है स्वपोषी पोषण और एक होता है विषमपोषी पोषण। इम्पॉर्टेंट है विषमपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है, उसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ऐसे पोषण की विधि जिसमें पोषण जो है या अपने लिए जो खाद्य पदार्थ है वो स्वयं बनाता हो। तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हों, उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं। वो अपने पोषण के लिए किसी और पर निर्भर नहीं है, बल्कि वो स्वयं ही कच्चे पदार्थ जो वातावरण में उपस्थित पदार्थ हैं उनको कच्चे पदार्थ के रूप में यूज करके और खुद के पोषण का निर्माण करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण। जैसे कि हरे पौधे, ठीक है। विषमपोषी पोषण के अंतर्गत तो बहुत सारी चीज़ आते हैं। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। मतलब वो
पोषण या खाने के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहेगा या दूसरे पदार्थ पर निर्भर रहेगा जिसके जिसके लेने से उसको पोषण प्राप्त होगी, ना कि वो खुद वातावरण पर मौजूद चीज़ें हैं उनसे अपनी पोषण की निर्माण कर सकता है। तो उसे क्या कहते हैं? विषम पोषी पोषण कहते हैं। जैसे कि मानव, जंतु, ये सब विषम पोषी पोषण की ही उदाहरण हैं। तो पहला है स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं में होता है जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। ये इसका इम्पोर्टेंट यह स्वपोषी पोषण वही हो कर पाएंगे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं। ये जिनके अंतर्गत क्लोरोफिल पाया जाएगा वही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं और वही स्वपोषी पोषण कहलाएंगे। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? वह प्रक्रम जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को कच्ची सामग्री के रूप में, इम्पॉर्टेंट यही है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में निकलती है। ये पूरा प्रक्रिया होने के लिए ऑक्सीजन क्या निकलती है? उप उत्पाद के रूप में रिलीज होती है, जिसका यूज फिर जीव जंतु अपने श्वसन के लिए भी करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण ही ऐसी एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए कौन सी विधि है? तो कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि एक ही विधि है जिसके द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो वो है प्रकाश संश्लेषण। और ये पूरा प्रक्रम में कच्ची सामग्री कौन कौन से होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश को भी आप मान सकते हैं, और जल। ये तीन चीज़ें होती हैं जिसके वजह से ही प्रकाश संश्लेषण पूर्ण रूप से कार्य करता है। तो रासायनिक अभिक्रिया कैसा होता है? 6CO2 प्लस 12H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ये सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करते हैं तो क्या क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं 6C6H12O6 ग्लूकोज, 6H2O जल, और ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन 6O2, ये ऑक्सीजन जो वो मुक्त करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री कौन कौन से हुए? तो सूर्य का प्रकाश चाहिए आपको, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, और इसके अलावा जल, स्थलीय पौधे जड़ द्वारा या मिट्टी से अवशोषण किए हुए जल जो है उससे प्राप्त करके पत्तियों तक पहुंचाते हैं, जिससे पत्तियों में जल पाया जाता है। तो जल की पूर्ति कहाँ से होता है? उसके जड़ों से होता है, जो कि जमीन से वो प्राप्त करते हैं। तो पूरा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? तो सबसे पहले क्या होता है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना होता है। ठीक है, क्लोरोफिल ही एक ऐसा पदार्थ है जो प्रकाश को अवशोषित कर सकता है। इसके अलावा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन करना। किसका? प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, और जल के अणुओं का किन में अपघटन करना? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अपघटन होना। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। ये पूरा प्रक्रिया किस में होता है? प्रकाश संश्लेषण में होता है। और ये किसकी मदद से होता है? तो उसको कहते हैं रंध्र, स्टोमेटा, जो पत्तियों में पाया जाता है, यही इस पूरी प्रक्रिया को करने में सहायता करता है। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। इसको कहते हैं रंध्र छिद्र, और इसको कहते हैं द्वार कोशिका। इस तरह से स्टोमेटा की संरचना होती है, रंध्र की संरचना होती है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूर्ण करने में सहायक के रूप में कार्य करती है, और इसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण हो पाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। जो स्टोमेटा है ना, इसी की जो छिद्र बने हैं इसी छिद्रों से होता है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल का वाष्प के रूप में निकलना या रंध्र के द्वारा ही निकाला जाता है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल रंध्र द्वारा ही निकाला जाता है। तो ये दो कार्य हैं इसके प्रमुख कार्य, जो कि प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पहला कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान, मतलब जितने भी गैस हैं उनका आदान प्रदान किससे होगा? इन्हीं छिद्रों से होगा। दूसरा, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में जो जल रंध्र द्वारा निकाला जाता है वो इन्हीं के द्वारा होता है। ये स्टोमेटा के द्वारा ही पूर्ण होता है। प्रकाश संश्लेषण के क्या महत्व है? ये इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में पूछा जा सकता है। तो प्रकाश संश्लेषण के महत्व, सबसे जो इम्पोर्टेंट महत्व है वो क्या है? हम जब तक अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो जितने भी जीव जंतु हैं उनको भोजन के रूप में कुछ मिल नहीं पाएगा। प्रकाश संश्लेषण के कारण ही सभी जीव जंतुओं को भोजन मिलता है। अगर स्वपोषी पोषण बंद हो जाए तो जीव जंतुओं को भोजन मिलना ही बंद हो जाएगा, और अगर भोजन मिलना बंद हो जाएगा तो पूरी जीव प्रजाति पर खतरा मंडराएगा और वो मर भी जाएंगे। जीव जंतुओं के शोषण के कारण ही उत्पादित CO2 प्रकाश संश्लेषण के दौरान उपयोग में लाई जाती है तथा इस कारण वातावरण में एकत्रित नहीं हो पाती। जितना भी जीव जंतु हैं वो सभी CO2 ही रिलीज करते हैं, और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर
पेड़ पौधों के द्वारा अवशोषण न किया जाए तो उसकी मात्रा लगातार पर्यावरण में या वातावरण में बढ़ता जाएगा और एक स्थिति के बाद से उसकी मात्रा इतनी बढ़ जाएगी कि जीव जंतुओं को फिर से मरने की खतरा बढ़ जाएगा। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न ऑक्सीजन जीव जंतुओं द्वारा श्वसन के लिए उपयोग में लाई जाती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर श्वसन के लिए ऑक्सीजन पेड़ पौधों के द्वारा उपलब्ध न कराई जाए तो ऑक्सीजन की कमी धीरे धीरे पृथ्वी में होने लगेगी और जीव जंतुओं पर उनके अस्तित्व के खतरे के लिए बढ़ जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण घटना है या फिर एक महत्वपूर्ण क्रिया है। अगर ये ना हो तो पूरा ही जीव जगत को ही खत्म कर सकता है या फिर उस पर खतरा मंडरा सकता है। तो सबसे इसका इम्पोर्टेंट महत्व क्या है? सबसे पहले तो ये भोजन दिलाता है किसको? जीव जंतुओं को। प्रकाश संश्लेषण के कारण ही सभी जीव जंतुओं को भोजन मिलता है, पहली चीज़। दूसरी क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को संतुलित करता है। और तीसरा क्या है? ये जीव जंतुओं को श्वसन के लिए ऑक्सीजन क्या करता है? प्रोवाइड कराता है। तो ये तीन महत्वपूर्ण इसके महत्व हैं और इसकी वजह से ये तीन महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। जो अभी अपन पढ़ रहे थे वो था स्वपोषी पोषण। अब विषम पोषी पोषण, तो इसके कितने प्रकार होते हैं? तो ये तीन प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। विषम पोषी पोषण मतलब जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, अपने पोषण के लिए, अपने खाने के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। जो स्वयं अपना खाद्य या अपना खाना स्वयं नहीं बना पाते। तो इसके प्रकार कितने होते हैं? तो तीन होते हैं। एक होते हैं प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। परजीवी पोषण भी इम्पोर्टेंट है। तो प्राणी संपोषण क्या होता है? इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंत ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है, जैसे अमीबा और मानव। ये प्राणी संपोषण के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या है? जितना भी खाद्य पदार्थ है, ये पदार्थ है, उनका अंतर्ग्रहण मतलब उसे उसके भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करेगा, उसका पाचन करेगा, उसी से वो अवशोषण करेगा और अपने शरीर के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करेगा ताकि उसका शरीर सुचारू रूप से चल रहा है या उसका शरीर का अनुरक्षण हो सके। और मृतजीवी पोषण, मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर पर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, अगर मृतजीव जितने भी मृतजीवी होते हैं वो सारे के सारे अपघटन में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगर मृतजीवी अपघटन का कार्य ना करें तो एक बहुत मात्रा में जो मृतजीव हैं या फिर ऐसे जीवों का भंडार लग जाए जिनका अपघटन होना संभव ना हो। तो मृतजीवी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये क्या मृतजीवों को भोज्य पदार्थ के रूप में यूज करते हैं और उनका अपघटन करते हैं, जिसकी वजह से वातावरण में भी संतुलन बना हुआ होता है। क्योंकि मृतजीवी जितना जल्दी अपघटन कर सकते हैं उतना जल्दी अपघटन कोई और चीज़ें नहीं कर सकती। इनका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है? फफूंदी और कवक। परजीवी परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे कि जो परजीवी होते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आप समझ सकते हैं जो जू होते हैं, जो कि बालों में होते हैं, ये होते हैं अमरबेल हो गया, फीताकर्मी हो गया, ये सारे परजीवी होते हैं। ये आपके शरीर में होंगे या आपके शरीर के किसी अंग पे इस तरह से स्थित होंगे कि आपको मारेंगे नहीं, आपके मौत का कारण नहीं बनेंगे, लेकिन वो आपसे पोषण प्राप्त करके अपनी दिनचर्या ये जीवों पर निर्भर होकर अपनी जैविक क्रियाएं पूर्ण करेगा। तो ये होता है परजीवी पोषण। तो इम्पोर्टेंट है विषम पोषी पोषण के प्रकार। पहला है प्राणी संपोषण, जिसमें भोजन का पूर्ण अंतर्ग्रहण किया जाता है। फिर होता है मृतजीवी पोषण, इसमें मरे हुए जो जीव होते हैं उनसे पोषण प्राप्त किया जाता है या उनका अपघटन कर दिया जाता है। और परजीवी पोषण जो कि दूसरे के जीवों पर निर्भर होते हैं, मतलब दूसरे जीवों पर ही रहकर उनसे पोषण प्राप्त करते हैं और उसे वहाँ पर वो जीवित रहते हैं। अपने जो दिनचर्या है या उनकी जैविक क्रियाएं हैं वो दूसरे जीवों के अंदर ही पूर्ण होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है मनुष्य में पोषण कैसे प्राप्त होता है, मतलब मनुष्य पोषण कैसे प्राप्त कर सकता है। तो सबसे जो पोषण का पहला चरण है वो है अंतग्रहण, मतलब वो भोजन को ग्रहण करेगा। इसके अलावा वो भोजन का पाचन करेगा और जब पाचन हो जाएगा भोजन संपूर्ण रूप से तो उससे अवशोषण करेगा। इसके बाद जो अवशोषण होगा उसको अंशांगीकरण करेगा और उसके बाद जो बच जाएगा जितना भी अवक्षेप के रूप में या फिर जो भी पदार्थ मल द्वार के बाहर उसको वही छेपण कर दिया जाएगा, मतलब उसको शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये पूरे 5 स्टेज हैं किसी भी मनुष्य में पोषण प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहले जो जो अंतग्रहण होगा वो कहाँ से होगा? मुख से होगा। ठीक है, यहाँ पे अंतग्रहण होगा किसी भी भोज्य पदार्थ का, यहाँ से अंतग्रहण होगा। इसके बाद यहाँ पे उसको क्या है, दांतों के द्वारा चबाया जाएगा। चबाने के बाद उसमें लार मिक्स किया जाएगा और जो लार होता है वो क्या करता है, वो एक तरह से एम्बलाइजेस, वो एक एंजाइम को वो करता है जो कि
स्टार्च को माल्टोस और ग्लूकोज में तोड़ देता है। मतलब स्टार्च का जो अपघटन है या फिर पाचन है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले कहाँ हुआ, मुख से। मुख से बात ये होती है ग्रसिका नलिका, जो कि क्रम संकुचन विधि के द्वारा यहाँ से भोज्य पदार्थ को कहाँ ढकेला जाता है, आमाशय में। ये होता है पेट, ठीक है। यहाँ पे इसको भेज दिया जाता है, जहाँ पे यहाँ पे भोज्य पदार्थों में क्या होता है, एक जो अमाशय होता है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरे ही जो खाद्य पदार्थ हैं जो हमने भोजन अंत ग्रहण किया उसमें जितने भी उसको अम्लीकृत कर देता है, उसमें जितने भी जीवाणु वगैरह होते हैं उन्हें मार देता है। इसके बाद यहाँ पे एक पेप्सिन एंजाइम को भी रिलीज करता है, जो कि पाचक एंजाइम है, जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। और प्रोटीन का पाचन किस रूप में करता है, वो प्रोटीन को पेप्टिन में बदल देता है, पेप्टिन के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है। इसके अलावा एक और चीज़ ये रिलीज करता है, वो करता है श्लेष्मा, जो कि पूरे आमाशय को सुरक्षा प्रदान करता है। क्योंकि जो HCl है वो आमाशय के अगर परतों पर अगर जाकर वो टच करेगा तो वो आमाशय के परतों को क्या कर सकता है, जला सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा ये जो बहुत लंबा सा पार्ट होता है ये होता है क्षुद्रांत, मतलब छोटी आंत। छोटी आंत में के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो इसमें अग्नाशय का होता है, जो कि ये वाला पार्ट है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ से भी इसको मिलता है। इसके अलावा जो ये छोटी आंत है इसमें पूरा जो पचा हुआ भोजन है इसका पूर्ण रूप से पाचन होता है और यहीं से इसको पोषण के रूप में प्राप्त होता है। इसके बाद जो यहाँ से जो जितने भी अवशोषण के बाद जो बच जाता है वो बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत में यहाँ पे जल का अवशोषण होता है। इसके बाद जो बचा हुआ चीज़ होता है या फिर बचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ होता है उसको गुदा द्वार के या मलाशय के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है अवशोषण का मानव पर। तो पूरी प्रक्रिया एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से होता है। तो अंतग्रहण, अंतग्रहण कहाँ से किया जाता है, मुंह से, ठीक है। भोजन का अंतग्रहण होता है। इसके अलावा दांतों के द्वारा भोजन को चबाया जाता है, और जीवा जो कि भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाता है। ये क्या है, जीव है, जो कि क्या करता है, भोजन को लार के साथ पूर्ण रूप से मिलाता है। और लार कहाँ से आता है, तो लार ग्रंथियों के द्वारा लार को रिलीज किया जाता है। लार ग्रंथि से मिलने वाले रस को लार रस कहते हैं। इस लार रस में एक एंजाइम होता है जिसको एमाइलेज एंजाइम कहते हैं, ठीक है। जो कि क्या करता है, स्टार्च को माल्टोस और ग्लूकोज में तोड़ देता है, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि माल्टोस और ग्लूकोज में किसको, स्टार्च का अपघटन कर देता है और यहीं से उसका पाचन शुरू हो जाता है। तो कहाँ मुंह पे किसका पाचन होता है, तो स्टार्च का पाचन मुंह से स्टार्ट होता है। और यही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्री में भी पूछा जाता है। अब जो मुंह है उसके द्वारा जो अमाशय तक का जो जगह है या फिर जो नली है उसको भोजन ग्रसिका कहते हैं। ये मुंह से अमाशय तक भोजन को क्या करता है, भेजता है। इसका सिर्फ यही काम है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का पाचन या कोई अन्य क्रिया नहीं होता। और ये किस तरह से कार्य करता है, तो ग्रसिका के क्रम संकुचन गति द्वारा ले जाया जाता है। ग्रसिका के मांसपेशियों में संकुचन और शिथिलन दो प्रकार की क्रियाएं होती रहती हैं लगातार, जिसकी वजह से भोजन को आगे ढकेला जाता है। और जिस तरह से भोजन को आगे ढकेला जाता है तो वो धीरे धीरे कहाँ पर, मतलब एक स्पीड से भी कहाँ पहुँच जाता है, वो अमाशय मतलब पेट तक पहुँच जाता है। तो ये होता है भोजन ग्रसिका का कार्य। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आता है अमाशय मतलब पेट। तो पेट में कौन कौन से चीज़ें होती हैं, तो पेट में जब भोजन पहुँच जाता है तो उसमें एक पाई जाती हैं जठर ग्रंथियाँ, ठीक है। तो जठर ग्रंथियाँ क्या क्या रिलीज करती हैं, तो अमाशय के अंतर्गत वो रिलीज करती हैं पेप्सिन। पेप्सिन का मुख्य कार्य क्या होता है, तो एक पाचक एंजाइम है। वो किसका पाचन करता है, तो प्रोटीन का एंजाइम पाचन करता है। प्रोटीन को वो क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है या बांट देता है, जिसके क्या होते हैं, वो छोटे टुकड़े पेप्टिन्स के रूप में टूट जाते हैं। प्रोटीन्स को पेप्टिन्स के रूप में तोड़ देता है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है, जो किसी जठर ग्रंथि या फिर किसी अमाशय में रिलीज होने वाला जो अम्ल है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये बहुत ही खतरनाक होता है, जो कि भोजन पर मिल के और उसको पूर्ण रूप से जितने भी उसमें सूक्ष्म जीव जीवाणु होते हैं भोजन में उन्हें खत्म कर देता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और भोजन को पूरा अम्लीकरण कर देता है। अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। ये पूरी अम्लीय माध्यम इसलिए तैयार किया जाता है ताकि पेप्सिन की क्रिया को पूर्ण किया जा सके और सुचारू रूप से पूर्ण कर प्रोटीन का पाचन शुरू हो सके, ठीक है। इसके अलावा मैंने श्लेष्मा बताया था, जो कि पेट के चारों तरफ का जो एरिया है, परत है, उसमें श्लेष्मा का वो क्या होता है, रिसाव होता है या फिर उसका एक लेप तरह इसको रिलीज किया जाता है, जिसकी वजह से वो किससे रक्षा करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अमाशय के जो स्तर है, अंदर स्तर है अमाशय का, उसको पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करता है।
अमाशय के बाद भोजन कहाँ क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में पहुंचता है। तो क्षुद्रांत या छोटी आंत में पहुंचने के बाद जो आंत है वो वहाँ आंत रस क्या करता है, रिलीज करता है। तो वो क्या क्या करता है, तो वो वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कार्बोहाइड्रेट। वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, और वसा को वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है, और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। तो जो अपने ग्लूकोज और वसा अम्ल, ग्लिसरॉल या अमीनो अम्ल, ये चीज़ें डायरेक्ट आपको ब्लड में मिल जाएंगी। किसी भी मानव शरीर या जंतु के ब्लड में यही चीज़ें मिलती हैं, तो जो कि आंत रस या फिर छोटी आंत में परिवर्तित होती हैं। कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित हो जाता है, तो ग्लूकोज में, और जो वसा है, फैट है, वो किस में, ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है, और प्रोटीन है वो है अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद यकृत तथा अग्नाशय से भी स्त्रावण प्राप्त होती हैं। यकृत और जो अग्नाशय है वो भी इस पाचन क्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण एंजाइमों को रिलीज करते हैं, ताकि वो ये पाचन क्रिया या अवशोषण को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें और उनका अवशोषण में सहायता कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं यकृत। तो यकृत क्या करता है, पित्त रस या पित्त लवण का स्त्रावण करता है। पित्त लवण का स्त्रावण किस चीज़ के लिए काम करता है, तो क्या करता है, वसा जो होती हैं, वसा के जो जितने भी बड़ी गोलिकाएं होती हैं या बड़े बड़े जो कण होते हैं, अणु होते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है पित्त लवण छोटे छोटे गोलिकाओं में कन्वर्ट कर देता है, जो कि उसके पाचन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर ये छोटे छोटे लवणों में, ये छोटे छोटे गोलिकाओं में, छोटे छोटे कणों में परिवर्तित ना हो तो उसका पाचन नहीं हो सकता, और ये पित्त लवण के कारण ही संभव हो पाता है। और इसको क्या कहते हैं, इमल्सीकरण कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है, वसा को छोटी गोलिकाओं में या फिर पित्त लवण चूँकि वसा को छोटी गोलिकाओं से बड़ी गोलिकाओं में, बड़ी गोलिकाओं से छोटी गोलिकाओं में परिवर्तित करता है। ये पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इमल्सीकरण। तो आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है क्योंकि प्री में पूछा जाता है। इसके अलावा दूसरा है अग्नाशय। अग्नाशय से अग्नाशिक रस क्या होता है, रिलीज होता है, जो कि इमल्सिस एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम, ये 3 प्रकार के एंजाइमों को क्या करता है, रिलीज करता है। और ये तीनों के तीनों एंजाइम पाचक में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों एंजाइम अलग अलग चीज़ों के पाचन के लिए क्या है, जिम्मेदार है। जैसे प्रोटीन के पाचन के लिए कौन है, तो ट्रिप्सिन है। तो आपको याद रखना, प्रोटीन का पाचन कौन करता है, ट्रिप्सिन। कौन सा और कहाँ से एंजाइम रिलीज होता है, तो अग्नाशय से रिलीज होता है ट्रिप्सिन एंजाइम, और प्रोटीन का पाचन करता है। और प्रोटीन किस रूप में टूट जाता है, तो वो जुड़ जाता है पेप्टॉन्स में। अब वसा, वसा का पाचन कौन करता है, तो लाइपेज करता है। और ये किस रूप में टूटता है, तो ये टूटता है वसा अम्ल के रूप में, ठीक है। स्टार्च क्या करता है, स्टार्च करता है एमिलेस, एमिलेस, ठीक है। और ये किस में बदल जाता है, तो ये बदल जाता है ग्लूकोज में। तो ये एमिलेस जो एंजाइम होता है वो स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों चीज़ें अग्नाशय से होती हैं। इसके अलावा यकृत से क्या होता है, यकृत से पित्त लवण का रिलीज होता है, स्त्रावण होता है। और ये पित्त लवण छोटी वसा की गोलिकाएं छोटी कणों को, बड़ी कणों को छोटी कणों में कन्वर्ट करता है, जिसको इमल्सीकरण कहते हैं। और ये किसके माध्यम से होता है, इमल्सीकरण तो होता है पित्त लवण के माध्यम से। इसके अलावा इन पूरी प्रक्रिया में जो आंत है, हमारे आंत के अंतर्गत हजारों करोड़ों, मतलब करोड़ों छोटे छोटे रोम होते हैं, दीर्घ रोम होते हैं, ठीक है। तो ये अवशोषण के लिए सतह को के क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, मतलब अवशोषण में ये सहायता करते हैं। जो जितने भी खाद्य पदार्थ हमने लिया है या फिर जितने भी हमें पोषण चाहिए, तो वो अवशोषण के लिए जो पेट में या फिर छोटी आंत में जो भी भोजन है उससे अवशोषण का कार्य कौन करता है, तो दीर्घ रोमों के द्वारा होता है, जो कि डायरेक्ट पेप्टोन्स, वसा अम्ल और ग्लूकोज इन सब का अवशोषण कर लेते हैं और इनको ब्लड पर पहुंचाने में मदद करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है दीर्घ रोम भी, जो कि आंत के अंदर होते हैं और इनकी संख्या करोड़ों में होती है। क्षुद्रांत में जब अवशोषण हो जाता है तो सारा जो बचा हुआ भोजन है वो कहाँ पहुँचता है, बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण होगा और वर्ज्य पदार्थ क्या होते हैं, गुदाद्वार या शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इसमें संपूर्ण रूप से जो भी छोटी आंत है वहाँ से जितना भी भोजन है वो एक तरह से पूर्ण रूप से जब शिफ्ट होता है बड़ी आंत में, तो बड़ी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। ये पूछा जाता है कि छोटी आंत में किसका अवशोषण होता है और बड़ी आंत में किसका अवशोषण होता है। तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है और बचा हुआ जो पदार्थ है उसको कहाँ किया जाता है, तो वो किया जाता है आपको किसके द्वारा, गुदा द्वार के द्वारा या मल द्वार के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो ये पूरा प्रक्रिया है किसी भी शरीर में पोषण का या पोषण प्राप्त करने का, ठीक है। अब पोषण संबंधी विकार, मतलब पोषण से कमी से या पोषण सही तरीके से नहीं लेने से कौन कौन से विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो पर्याप्त और संतुलित आहार के अभाव में पैदा होने वाले किसी भी रोग को
अभाव जनित रोग कहते हैं या पोषण संबंधी रोग कहते हैं। तो इनमें कौन कौन से मुख्य रूप से पोषण संबंधी विकार आप देख सकते हैं? तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण पहला है जो प्रकार है, दूसरा खनिज अभाव रोग और विटामिन। ये तीन प्रकार के अभाव से ही मुख्य रूप से सारे रोग होते हैं जो कि मानव या जंतुओं में पाए जाते हैं। जो मुख्य रूप से है वो है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। ठीक है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से मुख्य रूप से दो प्रकार की बीमारियां देखी जाती हैं, एक है मेरेस्मस और क्वाशियोरकर। ठीक है, तो मेरेस्मस कब होगा और क्वाशियोरकर कब होगा और इसके उपाय क्या हैं? तो मेरेस्मस यह रोग 1 वर्ष तक की आयु के बच्चों को होता है। यह बच्चों को माँ के दूध से वंचित होने के कारण होता है। सिंपल सी बात है, अगर 1 वर्ष के बच्चे को ये बीमारी होगी तो किस वजह से होगी? जो भी माँ के दूध में कमी होगी जिसकी वजह से ये बीमारी उस पर लक्षण के रूप में दिखाई देंगे। और इसके मुख्य रूप से लक्षण क्या है? तो पेशियों का छोटा या कमज़ोर होना। ठीक है, शरीर के खाल लटकने लगती है, पसलियाँ उभरी हुई दिखाई देती हैं, शरीर की वृद्धि में परिवर्धन धीमा हो जाता है, शरीर का जो वृद्धि है वो भी धीमा होता है। तो ये इसके लक्षण हैं। अब इसका उपचार क्या है? तो माँ का दूध एवं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज की मात्रा पर्याप्त हो। सिंपल सी जो माँ की दूध है उस पर इन चीज़ों का आप इम्पोर्टेंट या फिर महत्वपूर्ण ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर बच्चे को डायरेक्ट खाना आप 6 माह के बाद भी दे रहे हैं, जैसे 6 माह तक तो आप पूर्ण रूप से माँ का दूध ही देना अनिवार्य हो गया है, लेकिन 6 माह के बाद अगर आप किसी बच्चे को भोजन के रूप में कुछ दे रहे हैं तो उनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज इन सभी का एक संतुलित मात्रा में आपको यूज करना होगा, ताकि आपके बच्चे को मेरेस्मस या जो भी प्रोटीन संबंधी जो विकार उसके अंतर्गत उसके अंदर लक्षण दिखाई दे रहे हैं या फिर उत्पन्न हो रहे हैं उनसे उसे मुक्ति मिल सके। अगला प्रोटीन संबंधी विकार में है क्वाशियोरकर। ठीक है, ये कब होता है? ये होता है 1 से 5 वर्ष के बच्चों में मुख्य रूप से देखा जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? तो ये क्या होता है? जल संचयन के कारण यकृत का आकार बढ़ जाता है। बस यही इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है प्री में कि कौन सी बीमारी है। या फिर क्वाशियोरकर में क्या होता है? तो उसमें पूछा जाता है, ऑप्शन में होता है यकृत का आकार बढ़ जाता है, या फिर कोई बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें जो सही है वो यही है, यकृत का आकार बढ़ जाता है। त्वचा काली होकर इसमें सल्क से बन जाना, लाल बाल लाल भूरे हो जाते हैं। ठीक है, टांगें पतली हो जाती हैं, शारीरिक और मानसिक वृद्धि कम होती है। आहार में भरपूर प्रोटीन लेना, इसका क्या है? उपचार है। मांस, मूंगफली, सोयाबीन, गुड़, ये क्या है? प्रोटीन्स के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो इसी के द्वारा क्वाशियोरकर को संतुलित किया जा सकता है। तो क्वाशियोरकर का एक तो उम्र आपको याद होना चाहिए, किस उम्र में होता है? 1 से 5 वर्ष की उम्र में। एक से कम उम्र मतलब 1 वर्ष तक को क्या होता है? तो वो होता है मेरेस्मस, प्रोटीन से जो विकार उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और 1 से 5 वर्ष में क्वाशियोरकर होता है। और इसका जो कारण है, मतलब इस बीमारी में किस चीज़ को इफेक्ट करता है? तो यकृत का जो आकार होता है उसको बढ़ा देता है, उसमें जल संचयन बढ़ा देता है, तो यकृत का आकार बढ़ जाता है। ये आपको याद रखना है। आगे है खनिज अभाव रोग। तो गायटर और अरक्तता, ये दो बीमारियां हैं। ठीक है, गायटर को घेंघा रोग भी कहते हैं, जो कि गले का बढ़ जाना होता है। ठीक है, तो गायटर और घेंघा रोग, इसके बारे में क्या है? दीर्घकालीन आयोडीन के अभाव में थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, जिससे गायटर कहते हैं। आयोडीन युक्त नमक तथा समुद्री आहार में आयोडीन भरपूर होती है, और यहीं से आपको आयोडीन की पूर्ति की जा सकती है और इसी के माध्यम से इस बीमारी से बच सकते हैं। तो आयोडीन के मतलब लंबे समय तक आपको लगा था अगर आयोडीन की कमी होती तब गायटर होगी। गायटर क्या होगी? थायराइड जो ग्रंथि है, जो हमारे गले में थायराइड ग्रंथि है, उसका फूल जाना, यही है। तो पूछा जाता है गायटर में कौन सा अंग को इफेक्ट करता है? तो थायराइड ग्रंथि पहले आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात, ये बीमारी किस की कमी से होता है? तो आपको होनी चाहिए आयोडीन की। ठीक है, जो कि खनिज है, एक तो खनिज की कमी से होती है और आयोडीन एक खनिज है, ये भी आपको याद रखना है। अरक्तता मतलब अनीमिया, मतलब ये किसमें है? जब खून में लौह तत्व की कमी हो तो ये बीमारी देखने को मिलती है। और लौह के अभाव से हीमोग्लोबिन जो श्वसन वर्णक है वो कम बनता है, जिससे अरक्तता बीमारी कहते हैं। तो एनीमिया के भी बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। ये किससे की कमी होता है? तो हीमोग्लोबिन में लौह की कमी से होता है। और इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं? इसको कैसे दूर किया जा सकता है? तो इसको क्या किया जा सकता है? पालक, सेब, केला, अमरूद, अंडा, मूंगफली, ये अनीमिया को कम करने में सहायक हो सकते हैं। अब बात करते हैं विटामिन के अभाव से होने वाले रोग। विटामिन के अभाव से होने वाले सभी रोग मैंने नहीं लिखे हैं, इसको आप एक चार्ट से दोबारा आप पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इसमें मैंने जो मेन मेन है उनके नाम लिख दिए हैं। जैसे कि विटामिन ए की अगर आपको कमी है तो रेटिनाल नाम का बीमारी होगा, जो कि क्या होता है? रतौंधी होता है। ठीक है,
इसके अलावा मतलब विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। विटामिन बी 1 थायमिन, इससे कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी एस्कर्बिक एसिड, इसके कौन सा बीमारी होता है, तो स्कर्बी होता है। और कैल्सीफेरॉल, इससे रिक्टस होता है। विटामिन ई टेकोफेरॉल, इससे जनन शक्ति कम होता है। और साथ ही साथ जो झुर्रियाँ या फिर जो भी एज संबंधी प्रॉब्लम होती है वो इसी से, विटामिन ए की कमी से होती है कि आप एज से ज़्यादा आपकी स्किन को प्रॉब्लम होती है या आप बूढ़े दिखाई देते हैं, तो टेकोफेरॉल ये होता है। विटामिन के मतलब फिलोक्विनोन, इसमें रक्त का धक्का कम बनता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। विटामिन के और भी हैं, ये आप चार्ट से देख लें और उसको पूरा कर लें। अब पोषण के प्रमुख भाग, जो अपन ने पोषण पढ़ा पूरा ये सिस्टम में, उसमें पोषण का प्रमुख भाग कौन कौन से, तो पोषण के लिए प्रमुख चीज़ें कौन कौन सी मानी जाती हैं, तो पोषण में मुख्य रूप से होता है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ठीक है, ये तीन चीज़ें ही पोषण की सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं। इसके अलावा विटामिन, तो चार हो गई, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स और विटामिन, ये चार चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं के माध्यम से पोषण का जो पूरा चक्र है, प्रक्रिया है, वो चलता है। तो हमारे आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है, शर्करा, स्टार्च, सेलुलोज, ये इस रूप में हमारे अंदर पाया जाता है। ठीक है, स्टार्च, शर्करा, स्टार्च और सेलुलोज, और इसके मतलब सोर्स क्या क्या हैं, तो जैसे शर्करा है तो शर्करा का सोर्स क्या हो सकता है, फल, दूध, गन्ना। स्टार्च के लिए आलू, गेहूँ, चावल। और सेलुलोज के लिए सलाद, कच्ची सब्जियाँ, ये सारी चीज़ें इनके स्रोत हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा वसा, तो वसा शरीर को गर्म रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वसा में घुलनशील विटामिनों का अधिगमन, मतलब इनके संचारण के लिए भी वसा इम्पोर्टेंट है। और शरीर को गर्म रखने में सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो वसा का ही है। इसके अलावा आता है प्रोटीन। प्रोटीन शरीर के ऊतकों में वृद्धि करता है, इंपॉर्टेंट है ये। शरीर में जितने भी वृद्धि होते हैं उनके पीछे जो कारण होता है वो प्रोटीन का ही होता है। प्रोटीन के वजह से ही किसी भी शरीर के ऊतकों में वृद्धि आप देख सकते हैं। और विटामिन, ये शरीर के वृद्धि व रखरखाव के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी आवश्यकता अपेक्षाकृत कम होती है, लेकिन इनके बिना शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और वसा का सबसे प्रमुख जो सोर्स है वो है खाद्य तेल, घी, मक्खन, मीट, मेवे जैसी चीज़ें। इसके अलावा प्रोटीन्स के लिए तो सबसे जो जनरली हम यूज करते हैं वो प्रोटीन्स के लिए, तो वो क्या है, प्रोटीन्स के लिए अपन को सबसे ज़्यादा जो कॉमन चीज़ें हैं वो है सोयाबीन, और दूसरी जो चीज़ है वो है दाल, जो कि घरों में हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दूध से भी प्रोटीन प्राप्त होता है। विटामिन के तो बहुत सारे सोर्स हैं। विटामिन के लिए आपको सभी चीज़ों का आपको यूज करना पड़ेगा, जैसे कि दूध, गाजर, टमाटर, अंडा, और इसके अलावा आंवला, टमाटर, नींबू। इसके अलावा सब्जियां, तेल, अनाज, ये सभी चीज़ों से विटामिन प्राप्त होते हैं। जैसे मुख्य रूप से अगर विटामिन ए की बात किया जाए तो गाजर से विटामिन ए प्राप्त होता है, टमाटर से और अंडा से। विटामिन बी प्राप्त होता है दूध, मटर, अनाज से। विटामिन बी 12 प्राप्त होता है लीवर, अंडा, दूध, मछली, इनसे प्राप्त होता है। विटामिन सी आंवला, टमाटर, नींबू, इनसे प्राप्त होता है। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन से फल से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, ये प्री में पूछा जाता है, तो आपको ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा कभी कभी ये पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है, तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं। ठीक है, और वसा में घुलनशील विटामिन 4 हैं। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो, जैसे विटामिन वसा में घुलनशील है तो आप दाके से याद कर सकते हो, DA और KE, ये दाके, इससे आप याद कर सकते हो कि ये क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो या फिर केड़ा से भी याद कर सकते हो, KEDA, तो केड़ा है, इससे भी याद कर सकते हो कि वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो केड़ा है। तो ये प्री के लिए क्वेश्चन है, प्री में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें पोषण की विधियाँ आप जो आगे पढ़ेंगे, अपन शोषण और संवहन पढ़ेंगे, जो कि पोषण में आगे अपन दिया हुआ है। इसके अलावा शोषण, वहन और उत्सर्जन, तो अगला जो लेक्चर आएगा वो ये तीनों पे एक साथ ही होगा, क्योंकि अगर शोषण में बना देता तो ये लेक्चर और लंबा हो जाता, तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। ठीक है, तो आपको इम्पोर्टेंट क्या क्या है, तो जैव प्रक्रम है। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। इसके अलावा जैव प्रक्रम कितने कितने इसके प्रकार हैं, मतलब कितने इसके मुख्य क्या क्या तत्व हैं, तो इसमें पोषण, शोषण, वहन और उत्सर्जन है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये आपको याद रखना है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी पोषण क्या क्या होते हैं, ये भी आप इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा
प्रकाश संश्लेषण के लिए सामग्री, प्रकाश संश्लेषण क्रिया और इसका इम्पोर्टेंट क्या है और प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है। ठीक है, विषमपोषी पोषण में सबसे इम्पोर्टेंट है कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। और मनुष्य में पोषण कितने प्रकार से होता है, तो अंतग्रहण, पाचन और अवशोषण और स्वांगीकरण, बहिक्षेपण, ये होता है मनुष्य में पोषण के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे लेक्चर बनाए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मेंस में इनसे बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।